आपने देखा होगा कि जब भी कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो सजा के तौर पे उसको जेल भेजा जाता है। अब जेल क्यों भेजा जाता है? क्योंकि जो जेल की जो बिल्डिंग होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है, इतनी मजबूत बनाई जाती है कि कोई भी कैदी उस बिल्डिंग को तोड़कर दोबारा से समाज में रहकर वो घटना दोबारा ना करे, कोई अपराध ना करे। इसके साथ ही सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाते हैं कि अगर कोई कैदी वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसको दोबारा से पकड़ लिया जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कैदी जो हैं जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो जाते हैं, जो पूरे पुलिस प्रशासन के लिए, जेल के प्रशासन के लिए और सरकार के लिए एक नाकामी वाली बात हो जाती है, एक चुनौती वाली बात हो जाती है। कभी कभी कोई कोई कैदी तो ऐसा होता है कि जिसको जेल में रखना नामुमकिन हो जाता है और वो हर तरीके की जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल रियल कहानी है। 1960 के दशक की कहानी है। और ये ऐसे कैदी थे कि वो जब भी जिस भी जेल में गए वहां की जेल तोड़कर भागने में वो कामयाब रहे और कोई भी जेल उनको हमेशा के लिए कैद नहीं कर पाई। एक ऐसी जेल का इंतजाम किया जाता है जहां से किसी भी कैदी का भागना नामुमकिन था और वो कैदी वहां से भागने में भी कामयाब हो जाते हैं और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बनते हैं। वहां के प्रशासन का नाम खराब होता है कि ये इस जेल को तोड़कर भी भाग चुके हैं। और 15 साल तक जब एफबीआई उनको पता नहीं लगा पाती है तो एफबीआई उनको मृत घोषित कर देती है। लेकिन अचानक से 50 साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, चिट्ठी वायरल होती है जिसमें क्लियर था कि ये जो कैदी भागे थे ये अब तक जिंदा रहे थे और ये लोग अपनी मौत मरे हैं। तो कहानी थोड़ी रोचक है और एक ऐसे लोगों की कहानी है जिनको अभी तक कोई भी जेल हमेशा के लिए कैद नहीं कर पाई। बात है 1961 62 के आसपास की। दो भाई थे, जॉन एंगलिन और क्लियरेंस एंगलिन। दोनों भाई बैंक रॉबरी की घटनाएं करते थे और उनको पहले काफी बार जेल भी भेजा जा चुका था, लेकिन वो जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे कैदी थे जो अमेरिका में भाग चुके थे कि जेल तोड़कर। तो वहां की सरकार ये फैसला लेती है कि एक ऐसी जेल बनाई जाए जहां से कोई भी कैदी भाग ना सके। तो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को, एक खाड़ी थी वहां पर, ठंडे पानी की खाड़ी, बिल्कुल खारे पानी की खाड़ी थी। वहां पे एक टापू बना हुआ था, एक छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम था अल्काट्राज। तो अल्काट्राज के ऊपर एक जेल बनाई जाती है, एक बिल्डिंग बनाई जाती है 1934 में। बिल्डिंग इस तरीके की होती है कि उस टापू पे उस बिल्डिंग के अलावा कोई और बिल्डिंग नहीं थी और ना ही कोई व्यक्ति रहता था। चारों तरफ खनिज का काम होता था। तो वहां की सरकार ने फैसला लिया कि जो भी यहाँ पर कैदी रखे जाएंगे अब यहाँ से इस टापू से कभी भी भागने में कामयाब नहीं रहेंगे। क्योंकि पहली बात तो एक खाड़ी के चारों तरफ घिरा हुआ है, खाड़ी से ठंडे पानी की खाड़ी है, भागेंगे तो भागने उनके लिए नामुमकिन होगा। और अगर कोई भागने की कोशिश भी करता है तो उसको सीधा गोली मार दिया जाए। और इन्हीं कैदियों से हम, जो वहां के जवान हैं, उनके जूते सिलवाएंगे, कपड़े सिलवाएंगे और जो उस टापू पे जो खनिज का काम होता था उनका खनन भी करवाएंगे और उनसे हम जो खनिज है उनको भी निकलवाएंगे। तो 1961-62 में दोनों भाई, एंगलिन भाई, जॉन एंगलिन और क्लियरेंस एंगलिन, उस जेल में दाखिल होते हैं। उनको सजा होती है और उस वाली जेल में लाया जाता है क्योंकि उससे पहले वो काफी बार जेल तोड़कर भाग चुके थे। जहां उनकी सेल बनाई थी उसके पास में दो सेल और थी जिसमें पहले से ही दो कैदी थे, जिसमें एक का नाम था मॉरिस, फ्रैंकलिन मॉरिस, और एक का नाम था एलन। मॉरिस जो था वो भी काफी खूंखार अपराधियों में गिनती होती थी उसके। और वो भी पहले, इससे पहले काफी बार जेल तोड़कर भाग चुका था। लेकिन वो इससे पहले इस वाली जेल में पहले आ चुका था, अल्काट्रा जेल में, और वो सजा पूरी करके ही वहां से निकला था। एलन जो था उसका कभी जेल तोड़कर भागने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब क्योंकि चारों की सेल बिल्कुल पास में थी, आपस में बातें करते थे। बातचीत के दौरान मॉरिस जो था वो एक प्लान बनाता है जेल तोड़कर भागने का।
और वो उस प्लान को बताता है दोनों एंग्लन भाई को। और दोनों एंग्लन भाई जो थे वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जेल तोड़कर भागने में काफी एक्सपर्ट रहे थे। तैयार हो जाते हैं। अब इस बीच में एलन जो था वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, क्योंकि ये उसका पहला एक्सपीरियंस था। लेकिन आज़ादी सबको प्यारी थी, तो उसने सोचा कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने में तैयार हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ में भाग निकलूंगा। लेकिन उसके पास कोई खास एक्सपीरियंस कैसा भी नहीं था। लेकिन अब तोड़ के भागा कैसे जाए इस जेल को, क्योंकि ये तो टापू पर बिल्कुल वीरान में बनी हुई है, यहाँ तो आसपास कुछ और है भी नहीं। और यहाँ का इतिहास ये रहा था कि जितने भी कैदी वहां से निकलकर भागने की कोशिश की है, उनको गोली मार दी गई। इनसे पहले यहाँ से 36 कैदी भागे थे, 36, जिसमें से 14 लोगों को गोली मार दी थी। गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी, कुछ पानी में डूब के मर गए थे, ठंडा पानी था बिल्कुल। और 5 लोगों की बॉडी जो थी वो मिली नहीं थी। अब मॉरिस इस पूरे प्लान को तैयार करता है, वो बनता है इस ग्रुप का लीडर। क्योंकि मॉरिस जो था ये बताता है कि मैं इस जेल में पहले भी आ चुका हूं, और मैं इस जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। तो प्लान जो तैयार होता है उसमें मॉरिस बताता है कि हमको किस तरीके से काम करना है। और जब उनका पूरा प्लान तैयार होता है, तो सबको अपना अपना काम बांट दिया जाता है। तो मॉरिस जो पूरी रणनीति बनाता है वो ये बनाता है कि ये जो जेल है, इसको उस हिस्से से तोड़ा जाएगा, अपनी सेल को, जहां ये हिस्सा कमजोर है। और ये दीवार कमजोर इसलिए है क्योंकि इस जो जेल में जो पानी की सप्लाई होती है, वो होती है खाड़ी के पानी की सप्लाई। और खाड़ी का जो पानी है वो है खारा। जहां जहां सप्लाई के कारण दीवारों में रिसता है हल्का फुल्का पानी, वहां से जो दीवार है वो कमजोर हो गई है। तो हम यहाँ से इस दीवार को तोड़ेंगे। अब क्योंकि जब हम भागेंगे, तो भागने के बाद में हम जब पानी में जाएंगे, तो हम ठंडे पानी में कब तक तैरेंगे। तो हमको एक नाव की जरूरत भी पड़ेगी। तो नाव बनाने के लिए हमको जो सामान चाहिए था, वो उसके लिए उन्होंने धीरे धीरे पूरा प्लान जो था तैयार हुआ। प्लान किस तरीके से कामयाब होता है, दोनों एंग्लन भाई को जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम पहले 4 पुतले तैयार करोगे, इंसान की करकाठी के पुतले। तो जो कागज के टुकड़े थे, कुछ लकड़ी के टुकड़े थे जो बाहर वो काम के दौरान इकट्ठे करते रहे धीरे धीरे, उनसे उन्होंने वो 4 पुतले तैयार कर लिए। और जो कैदियों के बाल काटे जाते थे, उन बालों को इकट्ठा कर करके उन्होंने एक मुखौटा तैयार कर लिया, और उनके बाल लगाकर बिल्कुल इंसानी जैसा मतलब पूरा पुतला तैयार कर दिया, जो जेल से भागने के बाद में किसी को शक ना हो, और पुतले वहां सो रहे हैं और लोग सोचें कि हाँ ये कैदी सो रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने पुतले तैयार कर दिए। तैयार करने के बाद में प्लान अगला तैयार होता है। जब भी वो खाना खाने के लिए बाहर जाते थे, किचन का काम करते थे या और भी काम करते थे, इस दौरान उन्होंने लोहे की चम्मच और सब्जी काटने की छुरी, इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ जो लोहे के टुकड़े थे, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हीं चीजों से धीरे धीरे घिसकर उनको दीवार को काटना था। तीसरा प्लान ये था कि जब वो उसको काटेंगे तोड़ेंगे, तो आवाज ज्यादा होगी। इसलिए वहां पे एक अकॉर्डियन वाद्य यंत्र था जेल में, कैदियों के मनोरंजन के लिए। जब वो एक दिन खराब हो जाता है, खराब होने के दौरान मोरिस ये कहता है कि मैं इसको ठीक करना जानता हूं, और लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो उसको ठीक करने के बहाने उसको बजाने की कोशिश करता था। और जब जब उसको दीवार तोड़ते थे, तो वो उसको इतनी तेजी से बजाता था कि लोगों को शक न हो कि वहां कहीं दीवार तोड़ने का काम चल रहा है। चौथा काम, जब उनका वो तैयार हो गया, तो जहां वो उनका खुलता था छेद, वहां वो धीरे धीरे करके एक दीवार के ऊपर निकलते थे छत पर। वहां उन्होंने, जो वहां के अधिकारी थे, उनको रेन कोट, और जो इनके रेन कोट थे, बारिश में जो काम करते थे, इनके रेन कोट से इन्होंने, और लकड़ी के जो वाद्य यंत्र था उससे लकड़ी बन इकट्ठी कर करके उन्होंने एक छोटी सी नाव तैयार कर ली। अब इनका जो प्लान था वो किस तरीके से था कि एक तरफ तो अकॉर्डियन जो खराब है, अकॉर्डियन खराब होने की वजह से मॉरिस जो था उस पर काम करता था, उसको बजाने की कोशिश करता था। लोग सोचते थे कि यहाँ पे ये वाद्य यंत्र बजा रहा है। और उधर दोनों भाई और एलन, ये अपने अपने सेल में छेद करके और वहां से भागने के प्लान में तैयारी में रहते थे। वो जब तक उसको तो छेद करते रहते थे दीवार में, जब तक वहां पे अकॉर्डियन बजता था। लोगों को शक भी नहीं होता था आवाज की वजह से कि भाई
अकॉर्डियन बज रहा है और वहां किसी की आवाज आनी थी तोड़ने की। तो वो अपना छेद बनाने में कामयाब हो जाते हैं। दीवार जो थी बाद में, दीवार को तोड़ने के बाद में जिस छत पर वो जाते थे, वहां उन्होंने रेन कोट से और रेन कोट के अलावा जो लकड़ी जो इकट्ठी करी थी वहां से एक नाव बनाने में तैयार हो जाते हैं। और 1962 में जब उनका पूरा प्लान तैयार हो जाता है, नाव तैयार हो जाती है, छेद तैयार हो जाते हैं उसमें, दीवार में होल तैयार हो जाता है, अभी बारी आती है कि भागने की। शाम का टाइम था, रात को 11 बज रहे थे। चारों लोग अपने अपने जो दीवार में छेद किया गया था वहां से निकलने की तैयारी करते हैं और उसको तोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच एलन जो था उसको ये अंदाजा नहीं था कि जो मैंने छेद बनाया है ये मेरी बॉडी के हिसाब से नहीं है। तो वो आधा तो निकल गया, लेकिन पेट के पास के कुछ हिस्से से वो छेद में फंस जाता है। जब वो फंस जाता है तो तीनों लोग उसको निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, खींचम खांच होती है, लेकिन एलन जो था वो नहीं निकल पाता। अब उनको लगता है तीनों को कि इसको निकालने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे के सारे फंस जाएं। तो वो ये कहते हैं कि भाई अब हम लोग तो भाग रहे हैं, तुम्हारी अकेले की वजह से हम लोग यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते और हमारा पूरा प्लान जो है वो सारा चौपट हो जाएगा और जो हमने अब तक मेहनत करी है सारी बेकार हो जाएगी। और अगर आपको हमको पकड़ लिया गया तो पकड़ने के बाद हमारी मौत जो है वो निश्चित है। तो एलन कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम लोग निकल जाओ, मेरी जो बदनसीबी है जो मेरे साथ में है वो मेरे को भुगतनी ही पड़ेगी। तो एलन के मन में आता है कि एक बार तो हल्ला मचा दूं, इनको भी रोक दूं, लेकिन वो उनको भागने देता है और खुद ही उस छेद में फंसा रह जाता है। पूरी रात निकल जाती है, किसी भी अधिकारी को कोई शक नहीं होता। दूसरे दिन दोपहर के समय में जब वहाँ खाना देने के लिए वो आते हैं, वहाँ के जेल के जो काम करने वाले कर्मचारी थे, तो वो देखते हैं कि एलन जो छेद में फंसा हुआ है। एलन को निकालते हैं, एलन को निकालने के बाद में उनकी बात होती है, बयान लिए जाते हैं। तो एलन अपने बयान में बताता है कि किस तरीके से उन्होंने पूरा प्लान तैयार किया है, किस तरीके से उन्होंने छेद बनाए थे, दीवालों में छेद किए थे, किस तरीके से उन्होंने नाव तैयार करी थी और किस तरीके से वो यहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। और जो जेल प्रशासन था पूरा का पूरा छानबीन करता है पूरे टापू पे, उनको कोई भी नहीं मिलता। जब कोई टापू पे नहीं मिलता तो जेल प्रशासन कहता है कि यहाँ का पानी इतना ठंडा है कि अगर वो पानी में अगर डूब गए तो वो 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। और जो उन्होंने नाव तैयार करी है ये कोई इस तरीके की नाव तो उन्होंने बना नहीं ली कि ये पूरा का पूरा इस टापू को, मतलब इस खाड़ी को पूरा क्रॉस कर सके। अब यहाँ पूरे सरकार में जेल प्रशासन की थू थू होने लगती है। जांच सौंप दी जाती है एफबीआई को। एफबीआई जांच पड़ताल करती है। तो जांच के दौरान पहले तो एफबीआई ये कहती है कि कोई भी जेल का कोई ऐसा कर्मचारी है जो उनके साथ में मिला हुआ है, क्योंकि कोई भी 3 कैदी, 4 कैदी ना तो बिना जेल के कर्मचारी के मिले इतना बड़ा प्लान जो है उनका तैयार हो सकता है और ना ही वो यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएंगे। एफबीआई जांच पड़ताल करती है, उनकी काफी तलाश की जाती है। हर तरीके से तलाश करने के बाद 15 साल बाद एफबीआई ये मान लेती है और अपनी रिपोर्ट दे देती है कि ये लोग पानी में डूब के मर चुके हैं। जब ये लोग भागे थे उसके कुछ दिन बाद वहां से एक जहाज निकल के जा रहा था खाड़ी के पास से। तो वो एक डेड बॉडी देखता है जो कि जेल की कपड़े पहने हुए थे। जब उसका बारे में जांच पड़ताल की जाती है कि बॉडी किसकी है, शिनाख्त की जाती है, तो बॉडी पूरी तरह सड़ चुकी थी, उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। तो लोग, जेल प्रशासन के लोग भी मान लेते हैं और एफबीआई वाले भी मान लेते हैं कि ये तीनों जो हैं पानी में डूब के कहीं मर चुके हैं। और यहाँ पे जो भी जानवर रहे होंगे, सारे सब रहे होंगे जो पानी वाले, हो सकता है वो उसको खींच के ले गए हों, मार दिया हो। तो उनको रिकॉर्ड में ये बयान अपने दर्ज करवा के और फाइल बंद कर देती है कि ये लोग मर चुके हैं। अब अचानक से 50 साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनती है जिसमें रॉबर्ट एंगलिन, जो एंगलिन भाई थे दोनों, उनका छोटा भाई था रॉबर्ट एंगलिन, वो ये बताता है कि मेरे दोनों भाई अभी तक जिंदा थे, हम लोगों के संपर्क में थे और ये जो जेल तोड़कर भागने में कामयाब होते हैं। जब एफबीआई वहां जांच के लिए जाती है तो वो रॉबर्ट एंगलिन के पास जब पहुंचते हैं तो उसके पास देखते हैं कि वहां जॉन एंगलिन की एक लेटर रखा हुआ है, एक चिट्ठी रखी हुई है। उस चिट्ठी में जॉन एंगलिन ने ये लिख रखा था कि हम लोग
यहाँ पर अब तक ठीक ठाक रह रहे थे जेल तोड़ने के बाद में। 2008 में मेरा जो दोस्त था मोरिस, वो अपनी मौत से एक्सपायर हो जाता है। और 2011 में क्लियरेंस जो था, जो उसका भाई था, वो भी खत्म हो गया है। 2008 में मोरिस, 2011 में क्लियरेंस एंगलिन खत्म हो गया है। और मैं भी इस टाइम 83 साल की उम्र में कैंसर से जूझ रहा हूँ और नॉर्थ डकाटा में रह रहा हूँ। अब एफबीआई जो थी फिंगरप्रिंट के माध्यम से, हैंड राइटिंग के माध्यम से सारी जांच पड़ताल करती है, वहां पहुंचती है, लेकिन फिर भी उनके हाथ में कोई पुख्ता सबूत नहीं निकल पाते हैं। अब दोबारा से सरकार की थू होने लगती है। एफबीआई के ऊपर उंगलियां उठने लगती हैं कि एफबीआई ने जिन लोगों को आज से 40 साल पहले मृत घोषित कर दिया था, उन लोगों की चिट्ठी वायरल हो रही है। चिट्ठी वायरल होने के बाद भी उनको नहीं पकड़ सकी एफबीआई। तो एफबीआई तो ये कहती है कि अगर वो अब तक थे तो पकड़े क्यों नहीं गए, कोई तो उनके बारे में बताता। और वहां से जिंदा निकलना नामुमकिन था। तो अगर एफबीआई ठीक थी कि वो मर चुके हैं, तो ये चिट्ठी किसकी थी? और ये अगर ये चिट्ठी ठीक है, तो अब तक उसके बारे में कहीं कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया? ना एफबीआई को, ना वहां की पुलिस को, और ना ही समाज के किसी व्यक्ति ने, जो सोशल लाइफ में जो लोग रह रहे थे उसके आसपास, किसी ने भी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। फिर उससे दोबारा से उंगली उठने लगी कि ये एफबीआई ने ठीक बोला था या ये चिट्ठी सच्ची है। और अगर ये चिट्ठी झूठ है, किसी ने फर्जी में, मजाक में लिखी है, तो उसके बारे में ठीक ठीक जानकारी कैसे दी गई है कि वो किस तरीके से जेल तोड़कर भागे थे। 2008 में मोरिस मरता है, 2011 में क्लियरेंस की मौत होती है, और 83 साल की उम्र में जो जॉन था, वो भी कैंसर से जूझ के मर गया। और उसने जगह भी खोल रखी थी कि कहाँ पर वो लोग बीमारी के दौरान कहाँ वो रह रहा है। तो कहाँ तक सच्चाई थी, कहाँ तक नहीं थी, इसके बारे में ना तो एफबीआई कभी कोई ढंग से कोई पुख्ता सबूत जुटा पाई, और ना वहाँ की कोई सरकार, ना वहाँ का पुलिस प्रशासन। और उनकी कामयाबी पर, उनके काम करने के तरीके पर हमेशा एक उंगली उठी रही, सवाल उठा रहा कि क्या एफबीआई अपना काम ठीक से नहीं कर पाई, या क्या एफबीआई जो है अपने उनके ऊपर भरोसा करना कि ये हमारे सारे राज खोल देगी, तो ये भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। और एफबीआई भी फर्जी काम करती है, फर्जी रिपोर्ट देती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, रिपोर्ट बनी, उंगली उठी, लेकिन अब फिलहाल काफ़ी समय बीत गया, सबकी अपनी अपनी मौत हो चुकी थी। बस राज आज तक यही बना हुआ है कि क्या वो सच में चिट्ठी उन्हीं की थी, क्या वो वास्तव में ही जेल तोड़कर भागने में कामयाब रहे थे, या फिर वो पानी में डूब के सच में मर गए थे। और चिट्ठी जो लिखी थी, किसी ने वैसे ही मजाक किया था, किसी ने वैसे ही डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इसकी। कुछ चीज़ें हैं जिनका रहस्य बना रहता है, और रहस्य जो बनता है उसका अपना एक अलग मजा होता है, उसको सुनाने में मजा आता है। तो ये भी एक ऐसी कहानी थी कि जब कोई जेल जो थी ऐसी बनाई गई जहां से कोई कैदी ना भाग सके, वहां से भी कैदी निकल कर भागे थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब ये लोग भागे थे 1962 में, तो 1963 में ये जेल जो थी वो भी बंद कर दी गई थी अपने हाई मेंटेनेंस की वजह से। और कुछ लोगों ने तो दावा ये भी किया था कि जो इस जेल से जो भागे हैं, उनकी जो मौत हुई है किसी किसी की, तो यहाँ पे आत्मा भटकती है। लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का भी दावा किया था। तो 1963 में फिर ये जेल बंद भी कर दी गई थी, और फिर इसको एक म्यूजियम के तौर पर खोल दिया गया था। आज भी वहाँ पर अल्काट्राज जो जेल थी वो म्यूजियम बनी हुई है, और आज लाखों की संख्या में हर साल वहाँ पर पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, और अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे थे जो उससे जुड़े हुए अल्काट्राज जेल से, कि वहाँ से 3 कैदी भागने में कामयाब होते हैं। एफबीआई 15 साल जांच के बाद में ये मान लेती है, रिकॉर्ड बंद कर देती है अपने कि वो मर चुके हैं। 50 साल बाद उनकी चिट्ठी वायरल होती है, डॉक्यूमेंट्री बनती है, फिर दोबारा से एफबीआई के ऊपर उंगली उठाई जाती है। रहस्य हैं जिनका कभी कभी खुलासा नहीं हो पाता है, और फिर उन्हीं के ऊपर कहानियां बनती हैं। हम जैसे लोग आपको वो कहानी सुनाते हैं, आप लोग उनको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।